All right, so let's move to our next topic. What was that? So in this, I think we did these things. आर्मी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था. कोई डाउट किसी का है रोमन आर्मी को लेके? ओके, सो आप ये जान लो कि रोम की आर्मी एक तो पेड एंड प्रोफेशनल थी. पेड एंड प्रोफेशनल इसका मतलब क्या हुआ? उनको पैसे मिलते थे लड़ाई करने के. आप सोचोगे ये तो आर्मी तो हमेशा प्रोफेशनल, हमेशा नहीं होती. आपके यहाँ अभी या बहुत सारे लोगों के यहाँ आज है. पहले के जमाने में प्रोफेशनल आर्मी नहीं होती थी, ना प्रोफेशनल होती थी और ना स्टैंडिंग होती है. आप सोचोगे स्टैंडिंग आर्मी क्या होती है? स्टैंडिंग आर्मी का मतलब हुआ ऐसी आर्मी जो स्टैंड बाई मोड पे हमेशा तैयार रहे लड़ने के लिए. उसको कोई और काम नहीं होता है ना. जिस टाइम पे लड़ाई हो रही होती है वो लड़ते हैं, जिस टाइम पे लड़ाई नहीं होती है वो फिर भी बॉर्डर पे रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं. पहले ऐसा नहीं था. पहले जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो गांव में रहते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे, वो खेती करते थे, वो किसानी करते थे, और जब लड़ाई शुरू होती थी तो उठा करके हथियार वो लड़ने लगते थे. हथियार सारा का सारा राजा के किले में रखा होता था. जब लड़ाइयां शुरू होती थी तो वो हथियार बांटे जाते थे, लोग लड़ते थे और फिर वापस करके जमा करा करके और फिर घर जाकर के खेती करते थे. जो बचे रह जाए, जो मर गए मर गए, ये होता था. ना उन्हें किसी तरह का उसका पेमेंट मिलता था, ना कोई भत्ता मिलता था, ना मरने पर कुछ एक उनका इंश्योरेंस या कुछ भी इस तरह का होता था. पहले ये सब जमाने में नहीं होते. मर गया तो मर गया, देश के काम आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं. आज के जमाने में है ना कि वो सब सारी चीजें देखी जाती हैं, तब नहीं होता था. इवन सेना का जो खर्च होता था वो भी राजा अपने खजाने से नहीं देता था. सेना जिधर से निकलती थी, जिस गांव में रात हो गई रुक गया, गांव वाले खुद इकट्ठा करके भोजन देंगे उसे. ठीक है, वो सैनिक टैक्स उनके ऊपर खुद ही लगता रहता था. उनके घोड़े हाथियां हैं वो सब चर के जाते थे, बहुत सारा नुकसान भी करते थे. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ पेड आर्मी वाज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ रोमन एम्पायर. ये काम रोमन एम्पायर ने शुरू किया था. रोम वाले शासकों ने सबसे पहली बार पेड आर्मी रखनी शुरू करी, मतलब ऐसी आर्मी जिसको पेमेंट मिलता था. अच्छा, ये भी है कि रोम में ही क्यों शुरू हुआ आप पूछ सकते हैं ऐसा, हालांकि पूछ नहीं रहे हैं, ये आपकी अपनी बात है, आप तकलीफ कम देना चाहते हैं. तो चलो हम पूछ लेते हैं, गेस करो रोम ने पेड आर्मी क्यों रखी? सर सर क्योंकि जो सीनेट के लोग थे और राजा के लोग थे, तो दोनों लोग के बीच जब मतभेद होती थी तो लोग सोचते थे कि आर्मी हमारे तरफ से जाए या राजा हमारे बोलते थे हमारे तरफ से जाए, इसलिए उन लोग को पैसे देकर अपने तरफ रखना चाहते थे. ये तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक ठीक समझा तुमने, लेकिन उससे भी थोड़ा पहले आ जाते हैं. ये तो पेड आर्मी के बाद की बात है. पेड आर्मी इसलिए रखी जाती थी, आपने फीचर पढ़ा था ना, रोम और ईरान ये दोनों बहुत ताकतवर साम्राज्य हुआ करते थे. ईरान में होमोजेनिटी थी, मतलब सारे लोग एक जैसे थे, और जबकि रोम में हेट्रोजेनिटी, मतलब वहां पे हेट्रोजेनियस ग्रुप थे, अलग अलग जाति, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा के लोग थे. तो जहां पर एक जैसे लोग हों, एक नेशनैलिटी के लोग हों, उनके अंदर जो है कॉमन फीलिंग हो, तो ऐसे लोगों को तो आप बिना पेमेंट के भी इकट्ठा कर सकते हो. थोड़ा सा उनको जगा दो, उनके अंदर की जो अंतरात्मा है कि देश के लिए करना है, कुछ मरना है, इस तरह का. लेकिन जो अलग अलग है, जिनकी बोली भाषा तक अलग है, जिनको आपके देश से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को अगर आप सेना में शामिल करोगे या उनसे चाहोगे कि वो लड़े इकट्ठे होकर के, तो वो क्यों इकट्ठे होंगे? जाहिर सी बात है उन्हें बदले में कुछ चाहिए होगा. तो वो एक तरीके की नौकरी थी. हाँ, आपने पैसे दिए, अब आओ करो. तो ये एक तरीका था, क्योंकि उनके यहाँ वो हेट्रोजेनिटी थे. अगर वो भी एक ही जैसे होते, उनके यहाँ सब होमोजेनियस होता, सारे इकट्ठे होते, तो डेफिनेटली वो भी शायद इसी तरह की व्यवस्था करते. और अगली बात की वो लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी, बहुत बड़ी. मतलब इतनी आर्मी किसी के पास नहीं हुआ करती थी. इतनी बड़ी आर्मी हुआ करती थी कि यहाँ तक कि राजाओं का, सम्राटों का जो भविष्य था वो भी आर्मी तय कर देती थी, अगला कौन बनेगा करोड़पति. सक्सेशन कैसे होता था? मतलब
एक राजा के मरने के बाद दूसरा राजा बनता कैसे था? क्या हेरिडेटरी था, परिवार में वंशवाद था, मतलब एक ही खानदान के लोग आगे बनेंगे, या चुने जाते थे, या क्या होता था? तो सुन लो, रोमन एम्पायर में जो सक्सेशन होता था, सक्सेशन ऑफ थ्रोन, दैट वाज बेस्ड ऑन फैमिली डिसेंट। वो परिवार के ही लोग हो सकते थे, मतलब पिता के मरने के बाद उसका लड़का। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यहीं से वंश परंपराओं की शुरुआत होती है। राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया था, हेरिडेटरी हो गया था। राजा मरने के बाद अपने बेटे को राज्य दे के जाता था। ठीक है। बेटे उनके दो प्रकार के हो सकते थे, नेचुरल हो या अडॉप्टिव हो। यानी जो राजा के रियल सन हैं वो भी हो सकते थे, या अगर राजा ने किसी को गोद ले रखा है तो उसे भी वो राजा बना सकता है। ठीक है। ऐसा देखा गया है कि उस दौर में ज्यादातर जो रोमन एम्परर हुए हैं वो सब अडॉप्टिव सन थे। लाइक आपने देखा ना, जूलियस सीजर के अपने लड़का नहीं था कोई, तो उसने अपना भतीजा अडॉप्ट करके रखा हुआ था, ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस खुद जो है उसके भी कोई लड़का नहीं हुआ, तो उसने टाइबेरियस को अडॉप्ट करके रखा था। टाइबेरियस अगला राजा बना। तो इस तरह तरीके से देखा जाए तो चाहे ऑगस्टस हो या टाइबेरियस हो, दे ऑल आर अडॉप्टेड सन्स। द नेक्स्ट इज द रिपब्लिक कोलैप्सेस। रिपब्लिक खत्म होता है और एम्पायर शुरू होता है। तो हम सारे लोगों ने इन सब चीजों को पहले भी पढ़ा था, फिलहाल एक बार कहो तो और पढ़ लेते हैं कि रोम में जैसे जैसे वेल्थ बढ़ रहा था, उसकी बाउंड्री बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे समस्याएं भी बड़ी हो रही थी। पैसे आ रहे थे, जो साम्राज्य बड़ा हो रहा था। तो जितना भी बड़ा साम्राज्य होता है उसके टूटने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नाखुश थे, डिसकंटेंट थे। खास करके लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी में तो बिल्कुल ही बहुत सारे लोग थे जो कि एकदम नाखुश थे। मिलिट्री ऑर्डर जो है वो भी ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा था। इन सारी चीजों से रिपब्लिक को खतरा होने लगा। इकोनॉमिक टर्माइल, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। उस दौर में इकोनॉमिक कंडीशन भी रोम की बड़ी खराब होने लगी थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गैप था रिच और पुअर के बीच में वो बड़ा हो गया था। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े स्टेट्स रख लिए थे। क्योंकि रोम में ज्यादातर काम गुलामों से कराया जाता था, इसलिए स्लेव्स की संख्या बहुत बढ़ गई थी। ठीक है। और 100 BCE तक आते आते जो स्लेव्स की संख्या थी वो लगभग 1/3 पॉपुलेशन हो चुकी थी। तो पूरे रोम की जनसंख्या का 1/3 खाली और खाली गुलाम है। स्मॉल फार्मर्स वो तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो चुके थे। क्यों? क्योंकि छोटे से किसान हैं, छोटी छोटी उनके खेत हैं, थोड़ी सी उनकी खेती होती है, और उन्हें कंपटीशन करना पड़ता था बड़े बड़े जो है जमींदारों से, जिनके यहाँ मुफ्त में स्लेव्स खेती करते थे। तो जाहिर सी बात है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बड़ा अंतर होता था। तो गरीब और गरीब होता गया और अमीर बहुत अमीर होता गया। कितने सारे तो ऐसे भी होते थे जो है कि जो खुद अपने लैंड्स को वेल्दी लैंड ओनर्स के पास बेच दिया करते थे। मतलब जमीन बेचना वो आम बात थी, लोग मजबूर होकर के खेती नहीं कर पाते थे तो जमीन बेच दिया करते थे। होमलेस और जॉबलेस हो जाते थे। ठीक है। कुछ तो सीजनल माइग्रेंट लेबरर के रूप में काम करते थे। some headed to Rome or and the other cities looking for work। कई सारे लोग बेरोजगार होकर के शहरों की तरफ भागते थे। ये सारी कहानी कब की है? 100 BCE के आसपास की, जब रिपब्लिक था। लेकिन रिपब्लिक के समय में ही इतनी सारी दिक्कतें आ रही थी कि अब वो रिपब्लिक चल नहीं पाएगा। ठीक है। ऐसे में दो भाई जिनके नाम थे टाइबेरियस एंड गायस, इन दोनों ने रोम की मदद करनी चाहिए, रोम के पुअर पीपल की मदद करनी चाहिए। वो उन्होंने ट्रिब्यून बनाने की कोशिश की। ट्रिब्यून एक तरीके का जो है मतलब
पीपल्स लीडरशिप वो तैयार किया। द ब्रदर्स मेड एनिमीज ऑफ न्यूमरस सेनेटर्स। तो जाहिर सी बात है, आप अगर गरीबों को लेकर के उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो जाहिर सी बात है कि सेनेटर्स को इस बात से खराब लगेगा। और सेनेटर्स ने इन दोनों ही भाइयों की हत्या करवा दी। टाइबेरियस 133 बीसी में मारा गया और गायस 121 बीसी में मारा गया। इसके बाद डिक्टेटर, जाहिर सी बात है डिक्टेटर्स बनाए गए। डिक्टेटर आप जानते ही हो कि वो 6 महीने के लिए सीनेट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो डिक्टेटर बनाए गए, वो अकेले पावर उनके पास आ गया और इसी बीच में सिविल वॉर शुरू हो गया। और सिविल वॉर जैसे ही शुरू होता है, सिविल वॉर का मतलब किसी और से लड़ाई नहीं हो रही है, अपने ही समाज के लोग अपनी सरकार के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है ताकत जिसके पास होगी वो कब्जा कर लेगा। तो मिलिट्री अब अवेल होता है, मतलब मिलिट्री रोम की मिलिट्री ने ही रोम के रिपब्लिक को तहस नहस करके उस पर कब्जा जमा लिया। इस मिलिट्री ने जब कब्जा जमाया तो जाहिर सी बात है जो मिलिट्री हेड्स हुआ करते थे उनका कब्जा अब सरकार पे होने लगा। इन्हीं तमाम मिलिट्री हेड्स में जूलियस सीजर एक मिलिट्री हेड हुआ करता था, आर्मी कमांडर हुआ करता था। ठीक है। 60 बीसीई में द मिलिट्री लीडर नेम जूलियस सीजर जॉइंट फोर्सेस। 60 बीसीई में वो सेना में शामिल हुआ। और उसके दोस्त कौन कौन से थे? एक तो क्रैशस था जो कि बहुत बड़ा जो है मतलब बहुत पैसे वाला आदमी था, और दूसरा एक पॉम्पी था जो कि जनरल था। तो ये तीनों की एक तिकड़ी बनी, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रायम्विरेट ऑफ रोम। ठीक है। ट्रायम्विरेट क्या होता है? ट्रायम्विरेट मतलब 3 लोगों का एक समूह, 3 लोगों की एक ग्रुप। हाँ, त्रिगुट आप कह सकते हो। 3 लोगों का कोई गुट हो तो उसको हम ट्रायम्विरेट कहते हैं, त्रिमूर्ति। ठीक, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग कहते हैं ना, तो वो एक ट्रायम्विरेट है। तो पहला ट्रायम्विरेट इसको कहते हैं। इस ट्रायम्विरेट में कौन कौन शामिल था? इस ट्रायम्विरेट में शामिल था जूलियस सीजर, क्रैशस और पॉम्पी। जूलियस सीजर, क्रैशस और पॉम्पी ये तीनों मिलकर के ट्रायम्विरेट बनाते हैं। सीजर को कंसूल चुना जाता है 59 बीसी में। अब आप जानते हो कंसूल क्या होता है? कंसूल का मतलब वही आपने देखा था ना, सीनेट में 2 कंसूल चुने जाते थे जिनका काम होता था जो है रूल करना। और जब ये कंसूल ठीक से काम नहीं करते थे तो किसी एक को डिक्टेटर बनाया जाता था। तो इस दौर में जो कंसूल चुने गए, एक पॉम्पी कंसूल चुना गया और दूसरा सीजर कंसूल चुना गया। हालांकि एक ही साल के लिए चुने जाते थे, लेकिन अब जब सीजर जैसा कोई व्यक्ति चुना जाएगा तो वो संविधान बदलवा भी सकता है। तो सीजर ना सिर्फ एक बढ़िया लीडर था बल्कि मिलिट्री स्ट्रेटजी भी उसकी बहुत जबरदस्त थी। ये अलग बात है कि उसने केवल 1 साल ही कंसूल के रूप में काम किया, क्योंकि कंसूल 1 साल के लिए बनते ही थे। उसके बाद उसे उस पद से हटना पड़ा। कंसूल से जब वो हटा तो उसने अपने आप को गवर्नर बना दिया फ्रांस का। फ्रांस चला गया और वहां पर उसने लगभग 8 साल तक 58 से लेके 50 बीसीई तक सीजर ने फ्रांस पर शासन किया, क्योंकि वहां कंसुल कंसुल टाइप का कोई चीज नहीं था, तो वहां वो लंबे समय तक शासन कर सकता था। और सीजर ने वहां पर बड़ी सारी लड़ाइयां लड़ी। उसकी अपनी जो लीजेंस थी, लीजेंस जानते हो, 5000 सैनिकों की जो टुकड़ी होती थी वो लेजन कही जाती थी। तो वो इतनी बड़ी टुकड़ी लेकर के सीजर ने लगभग पूरा गॉल, गॉल माने फ्रांस, को कब्जा कर रखा था। ठीक है। उसके लोग उसको बहुत ही सम्मान करते थे, उसके प्रति समर्पित रहते थे। मतलब ही वोन इज मेंस लॉयल्टी एंड डिवोशन। ये है वफादार सैनिक उसको मिल गए अपने। ठीक है। So the reporters of Caesar's success in Gaul made him very popular with the people of Rome also. उसकी सफलता की खबरें रोम आती थी और रोम में जो उसके दोस्त थे वही उससे जलने लगे। ये कौन दोस्त थे आपको याद है ना? जूलियस सीजर के दोस्त कौन कौन से थे? क्रैशस और पॉम्पी। यही 3 मिलकर के अपना ट्रायम्विरेट बनाए थे। तो ये जो ट्रायम्विरेट था, ट्रायम्विरेट, ये ध्यान रखना, ये 3 लोगों का ग्रुप जो रूल कर रहा था रोम को, उसमें से एक तो चला गया जूलियस सीजर फ्रांस पे शासन करने,
लेकिन फ्रांस में उसके शासन की कहानी रोम आती थी, और रोम के लोग थोड़े से पीड़ित थे पॉम्पी से, ठीक है। तो इस वजह से वो जो है अक्सर करके जूलियस सीजर को आमंत्रित करते थे कि आ जाओ भाई यार, तुम छोड़ के चले गए यहाँ पे और ये सारे लोग जीना आराम कर रखे हैं। और उधर जूलियस सीजर को भी ये बार बार लग रहा था यार मैं तो रोम का हूँ, मुझे रोम पे चलना चाहिए, शासन करना चाहिए, अपनी जमीन छोड़ के आया हूँ विदेशी सरजमीन पे शासन करने, ये गलत है। तो बहुत दिनों बाद उसने सुध करी कि हम चलेंगे अपने देश, अपने वतन। अब आप सोचो, किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? जो उसका किसी जमाने में सबसे बड़ा दोस्त रहा हो, है ना? क्योंकि वो राजदार होता है, वो सारी चीजें आपकी जानता है, वो आपकी ताकत और कमजोरी दोनों जानता है। तो पॉम्पी जो इस समय रोम का एक तरीके से गवर्नर था, अकेला ही था, क्योंकि ट्रायम्विरेंट में एक तो ये जो वेल्दी क्रैशेस था, इसके पास बहुत पैसे थे, ये बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता था। जूलियस सीजर वो फ्रांस जा चुका है, तो रोम में बचा कौन है? पॉम्पी। पॉम्पी उसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल राइवल था, और वो डरता था इस बात से कि सीजर बहुत एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है, अगर आएगा तो वो हमें रहने नहीं देगा। तो पॉम्पी ने क्या किया? पॉम्पी ने, चूंकि सीनेट में अकेला ही बचा था अभी वो, तो उसने 50 बीसीई में सीनेट पे बड़ा फोर्स किया कि जो है सीनेट ऑर्डर निकाल दे, सीजर को डिसबैंड कर दे उसका लेजेंड, और मना कर दे कि वो रोम वापस नहीं आएगा। मतलब सीजर बाहर गया, उसे निकाल ही दो, वो आए ही ना पाए। जाहिर सी बात है कि उस वक्त पॉम्पी का दबदबा था सीनेट पे, तो सीनेट ने उस पर साइन कर दिया जो पॉम्पी कह रहा था। लेकिन सीजर था तो वो भी बड़ा बदतमीज आदमी, तो उसने डिफाई कर दिया, उसने एक भी बात नहीं मानी सीनेट की। और 10 जनवरी 49 बीसी को एक बड़ी सी आर्मी लेकर के रूबिकन नदी पार करके वो घुस गया इटली में। जब हम आके रहेंगे, जो करना हो, जिसको जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। अब इसके बाद जैसे ही वो पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है पॉम्पी, उसे तुरंत डर लगा कि अब सीजर आ गया, अब तो जान बचानी मुश्किल होगी। तो पॉम्पी तुरंत भागा वहां से। वहां से भाग के कहाँ गया? अब देखो, वेस्ट से तो आ रहा था, आप अगर मैप देखोगे ध्यान से तो मैप में आपको पता चल जाएगा। आप देखो, ये इटली है और ये फ्रांस है, तो फ्रांस से इटली के साइड में तो वो पहुंच रहा है जूलियस सीजर, और यहाँ पर जो रह रहा है पॉम्पी, अब वो किधर भागेगा? इधर तो भाग नहीं सकता, इधर से तो सेना आ रही है, तो ये फिर भागा इधर, ये ग्रीस, ठीक है। तो ईस्ट में वो ग्रीस में भागा। कौन कौन भाग रहा है? पॉम्पी। यस, ठीक है। लेकिन सीजर की आर्मी पॉम्पी का पीछा छोड़ नहीं रही है। पॉम्पी की आर्मी को उन्होंने ग्रीस, एशिया, स्पेन, जहां कहीं भी दिखी हर जगह पकड़ पकड़ के मारे। इवन इजिप्ट तक घुस गए सीजर वाले। जूलियस सीजर ताकतवर आदमी था, इजिप्ट तक चला गया। इजिप्ट में उस वक्त अलेक्जेंडर जब शासन कर रहा था, आपको याद होगा, 327 बीसी की बात है, जब यहां से लौटा था और जूलियस ये अलेक्जेंडर जो है वो मरा था। उसके बाद उसके जो जनरल हुआ करते थे, उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपना राज्य कायम कर लिया था। तो अलेक्जेंडर ने इजिप्ट को भी जीता था, मिस्र को भी जीता था। मिस्र आपने देखा कहां पे? ये देखो, ये इलाका मिस्र का है, ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट है। और इसमें अलेक्जेंडर ने एक शहर भी बसाया था जिसको अलेक्जेंड्रिया कहते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना, अलेक्जेंड्रिया सिर्फ एक ही तो नहीं है। अलेक्जेंडर का काम ये था कि वो कई जगहों पर, जहां जहां वो अपना पड़ाव डालता था, नया राज्य बसाता था, वो जो है उसका नाम अलेक्जेंड्रिया रख दिया जाता था। तो ऐसे आप सिकंदरिया बीसों तो देखोगे। इंडिया में भी है, काबुल कांधार वाले वैली में एक दो तो अलेक्जेंड्रिया, और भी जगहों पे है। तो ये इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया था, यानी अलेक्जेंडर का शासन यहाँ पर भी किसी समय था। लेकिन अलेक्जेंडर जब मारा गया या हट गया, मारा क्या गया मतलब मर गया, उसके मरने के बाद यहाँ का शासन अलेक्जेंडर का ही एक कमांडर था जिसका नाम था टॉलमी। PTO से शुरू होता है, टॉलमी, ठीक है। तो टॉलमी ने यहां पर शासन करना शुरू किया, और इसी के खानदान में आगे चल करके एक महारानी हुई जिनका नाम है क्लियोपैट्रा। नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है?
सुने हैं सर। हाँ, तो ये क्लियोपैट्रा ये इजिप्ट की महारानी हुआ करती थी। तो जूलियस सीजर का आप देखो कि जूलियस सीजर ने पहले तो रोम पे कब्जा किया, रोम के बाद फिर वो ग्रीस पे आया, ग्रीस पे आकर के क्या किया उसने, यहाँ पर पॉम्पी को हराया। पॉम्पी को हराने के बाद फिर वो अपना मार्च करता है और ये सारे इलाके जीतता है यहाँ तक। इतना बड़ा एम्पायर उसने बना लिया। और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर वो रानी जो है, जो क्लियोपेट्रा थी, वो अंत में हार करके और हारने के बाद सरेंडर कर देती है। फिर वो रानी बहुत खूबसूरत थी तो उसके प्रेम में पड़ जाता है ये जूलियस सीजर, और सीजर और क्लियोपेट्रा विवाह भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इजिप्ट तक कंट्रोल हो जाता है सीजर का। ये सारी घटनाएं कब की हैं? 49 से लेकर के 46 तक। फिर 46 बीसी में सीजर रोम वापस आ जाता है। बहुत बड़ी आर्मी थी उसके पास। और सीनेट ने देखा कि भाई सीजर बहुत ताकतवर है, बहुत सारा इलाका जीत लिया, तो सीनेट खुश होकर के सीजर को गद्दी पर बैठाती है और उसे डिक्टेटर बना देती है कि चलो अब कोई कंसुल पंसुल नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं होगा, आप डिक्टेटर हो, आप शासन करो। 2 साल लगातार वो डिक्टेटर बना। जबकि आप समझते हो कि डिक्टेटर के लिए होता है कि 6 महीने तक रहोगे, लेकिन वो करता क्या था, हर 6 महीने बाद जब अगला इलेक्शन होता था तो वो सीनेट पे इतना दबाव डालता था, सीनेट वाले उसे ही चुन लेते थे। तो इस तरीके से करके 4 बार वो डिक्टेटर बना, 6-6 महीने के लिए। 2 साल बीत गए, फिर 44 बीसी आई। फिर लोगों ने सोचा कि चल करके इसको डिक्टेटर बनाएंगे। लेकिन सीजर ने अपने कुछ एक दोस्तों को, जो सीनेटर्स थे बहुत उसके पक्के वाले, इसमें एक का नाम है एंटनी, मार्कस एंटनी, तो वो दाहिना हाथ था सीजर का। तो जो है उसने, सीजर ने समझा दिया यार ये हर 6 महीने पे डिक्टेटर बनना मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक बार ढंग से बनाओ जिंदगी भर के लिए। तो ये तय हो गया कि अब की बार जब उसे डिक्टेटरशिप दी जाएगी तो फॉर लाइफ, जब तक सीजर जिंदा रहेगा वही डिक्टेटर रहेगा। ऐसा जाहिर सी बात है कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे, सीजर के अगेंस्ट थे, उन लोगों को ये लगने लगा कि यार अभी तो कम से कम गुंजाइश थी कि हर 6 महीने बाद जो है चुना जाता था, किसी बार सीनेट का पूरा मूड नहीं होगा तो नहीं बनाएगी, लेकिन जब ये फॉर लाइफ बन जाएगा तब तो हम लोगों की रही सही उम्मीदें भी खत्म, सब पे गर्म पानी। तो उसके दुश्मनों ने इकट्ठा किया, सब एक जाल बुना, पूरा कॉन्स्पिरेसी लगाई, षड्यंत्र लगाया 44 बीसीई में। और जब सीजर को डिक्टेटर बनाया जा रहा था, सीनेट में बैठा करके उसकी ताजपोशी की जाने वाली थी, तो उसमें नाटक बड़ा होता है। आप समझो ऐसे कि मार्क एंटनी, एंटनी लेके जा रहा है ताज पहनाने के लिए कि महाराज ताज आप स्वीकार करें, और महाराज बहुत हम्बल हो रहे हैं, अरे नहीं यार रहने दो, कोई बात नहीं, हटाओ, नहीं मैं ऐसे ही बिना बिना ताज के भी मैं बादशाह हूं, बेताज बादशाह, कोई दिक्कत नहीं। लोग ताली बजा रहे हैं कि अरे वाह, इसको देखो ताज दिया जा रहा है, इसको डिक्टेटर बनाया जा रहा है पूरे समय के लिए, लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाए, और ये ले नहीं रहा। कितना हम्बल राजा है हमारा, उसे कोई पद की लालच वालच नहीं है। जोरदार तालियां बज रही हैं। इसी बीच में ये जो इसके मतलब दुश्मन थे, उनका षड्यंत्र काम करता है। फिर अंत में वो 2-3 बार मना करने के बाद स्वीकार कर लेता, अच्छा ठीक है, आप लोग इतना जोर करते हो तो हम बन ही जाते हैं। मन तो उसका अंदर से था, बाहर से दिखा रहा था कि नहीं सब लोग हमें जबरदस्ती बना रहे हैं इसलिए हम बन रहे, वरना हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। फिर जो उसके दुश्मन होते हैं वो कहते हैं यार इसको तो मारना है, क्योंकि ये तो लंबे टाइम तक चल जाएगा तो नुकसान कर देगा हमारा, तो खत्म हो गया खेल। मारने की पूरी योजना बनी है, सब लोग हथियार वथियार लेकर के पहुंच जाते हैं, लेकिन मारे कैसे? बहाना तो होना चाहिए, ऐसे तो हो नहीं सकता कि राजा बैठा है और आप चढ़ करके कहो कि हेलो राजा साहब हाउ आर यू, और करके मार दिया, ऐसे नहीं हो सकता। तो उसमें होता क्या है कि एक बंदा पहले जाकर के और राजा से एक जो है दरखास्त देता है, एप्लीकेशन देता है कि महाराज आप इसे स्वीकार कर लो। उसमें कोई एक बंदा था जिसको जो है जूलियस सीजर ने देश से निकाल दिया था किसी अपराध में, तो उसके भाई थे, उसके 2-4 और लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं अब इसने काफी सजा काट ली है, इसे बुला लो, इसकी सजा माफ कर दो। तो ये एप्लीकेशन जाता है और सीजर अकड़ी था, उसने कहा हम नहीं देखेंगे, हटाओ इसको, मानेंगे ही नहीं।
तो फिर दूसरा जाता है कि साहब प्लीज मान लीजिए, फिर तीसरा चौथा ऐसे करके 5-7 कॉन्स्पिरेटर जो थे वो सब एक एक करके जाते हैं और सब सीजर से दरख्वास्त करते हैं कि बात मान ले। और जब सीजर किसी की बात नहीं मानता तब साथ के साथों जब पहुंच गए हैं स्टेज पे तो एक साथ खंजर निकालते हैं और दे धड़ाधड़ तुरंत मार डालते हैं उसको। उसमें एक बड़ा सम्मानित नागरिक भी था जिसका नाम था ब्रूटस। तो ब्रूटस, कैशियस, कैशका, मेटलस, सिम्बर, पिपीलियस, लिपिडियस, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि उसमें आते हैं जो हत्यारों में। ठीक है, आप कभी जूलियस सीजर, एक नाटक है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, आप पढ़िएगा उसको, आपको बड़ा आनंद आएगा कि सीजर को किस तरह से उसकी हत्या होती है और किस तरह से उसका बदला लिया जाता है। तो ये रही सीजर की कहानी। सीजर को मार डाला जाता है, लेकिन सीजर मरने से पहले क्या कुछ कर गया था देश में वो भी जानते हैं। सीजर पहली बात तो अब्सोल्यूट रूलर बन गया था। इसका मतलब उसने एक नींव डाल दी थी कि आगे जो भी रूलर आएगा वो इकलौता शासन करेगा। कई सारे रिफॉर्म्स भी उसने किए थे, जैसे उसने रोमन सिटीजनशिप बहुत लोगों को दे दिया था, कई सारे प्रोविंसेस में दे दिया था। जो अभी तक अलग अलग प्रोविंस थे उन्हें भी उसने रोम में शामिल कर लिया और सबको सिटीजन बना दिया था। ठीक है, उसने बहुत सीनेट को काफी बड़ा कर दिया था और सीनेट में उसने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को भी शामिल कर दिया, खाली रोम के लोग नहीं थे उसमें। ठीक है, सीजर ने बड़े सारे जॉब दिए थे लोगों को। ठीक है, उसने बहुत सारे पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई थी जिसमें लोगों को बहुत जॉब मिला था, पैसा मिला था। इस तरीके से जो जो है गरीबी थी जिसके बारे में हम लोग पहले जिक्र करते थे वो सीजर के टाइम में काफी कम हो गई थी। He started colonies where people without land could own property. उसने ऐसी कॉलोनीज बनाई जहां पर लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। उसने सैनिकों की तनख्वाह बढ़ा दी थी, तो सैनिक भी उससे बड़े खुश थे, उसके साथ रहते थे। ठीक है, जाहिर सी बात है ये सारी चीजें नोबल्स को अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि सीजर का पावर ग्रो कर रहा है, सक्सेस ग्रो कर रहा है, पॉपुलैरिटी आ रही है, तो सीनेटर्स को खतरा महसूस होने लगा। सब लोग उसको मानने लगे कि ये टैरेंट है, ये आतताई है, निरंकुश है। और ये सारी चीजों की वजह से मार्कस ब्रूटस, कैसियस, ये सारे लोगों ने मिलकर के उसका असैसिनेशन कराया। और असैसिनेशन होता है 15 मार्च 44 बीसी को, सीनेट में ही। आफ्टर सीजर्स डेथ, सीजर के मरने के बाद क्या होता है, तुरंत सिविल वॉर हो जाता है। सिविल वॉर क्यों होगा, क्योंकि सीजर के सपोर्टर वो बदला लेना चाहेंगे कि सीजर को क्यों मारा गया, और जिन्होंने मारा था वो बचने की कोशिश करेंगे। दोनों के बीच में सिविल वॉर तो होना ही होना। ये हुआ। सीजर के 3 बड़े सपोर्टर थे, उन तीनों ने इकट्ठा होकर के कसम ली कि हम सीजर की हत्या का बदला जरूर लेंगे। ये 3 कौन कौन से थे, इनमें एक तो सीजर का ग्रैंड नेफ्यू था, 18 साल का था अभी लड़का, बहुत छोटी उम्र में जो है ये अनाथ हो गया, जिसका नाम था ऑक्टेवियस सीजर, यानी ऑक्टेवियन, जिसकी हम बात करें जो आगे अगस्टस बन रहा है। 18 साल का था जब जुलियस सीजर मारा गया। इसके बाद दूसरा व्यक्ति था मार्क एंटनी, जिसका हमने बताया ये दाहिना हाथ हुआ करता था सीजर का, बहुत बड़ा मंत्री, बहुत बड़ा चापलूस, बहुत बड़ा फ्रेंड था, पॉलिटिशियन था। और तीसरा व्यक्ति था लिपिडस, ये भी अपने जमाने का बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन था। तो ये तीनों फिर मिल जाते हैं। याद आया आपको कुछ, एक जमाने में जूलियस सीजर भी 3 लोगों के साथ मिला हुआ था। वो कौन 3 थे, जूलियस सीजर, पॉम्पी और क्रैशियस। ये तीनों मिलकर के जो बनाते हैं वो ट्रायम्विरेट, फर्स्ट ट्रायम्विरेट कहा जाता है। जाहिर सी बात है उसके मरने के बाद दूसरा भी ट्रायम्विरेट बना, जिसमें सीजर का ये 18 साल का जो ग्रैंड नेफ्यू था ऑक्टेवियन वो शामिल था, मार्क एंटनी जो उसका फ्रेंड भी था, पॉलिटिशियन था, और दाहिना था आपके लो हर उसकी, मतलब बहुत बड़ा सलाहकार था, चाणक्य था वो। मार्क एंटनी अपने जमाने का अमित शाह था। ठीक है, अगर आप जूलियस सीजर को थोड़ी देर के लिए मोदी मान लो तो। और लिपिडस
वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। तो ये तीनों की मिलकर के एक तिकड़ी बनी हुई थी। ये घटना है 43 बीसीई की। इन तीनों ने मिलकर के पूरे रोम का कंट्रोल कर लिया अपने हाथ में, और लगभग 10 साल तक ये सेकेंड ट्राइवरेट चला, यानी कोई शासन नहीं कर रहा है, ये तीन लोग शासन कर रहे हैं, मार्क एंटनी, ऑक्टेवियन और लिपिडस। ये तीनों ने ज्वाइंटली शासन किया 10 साल तक, यानी 43 से लेकर के कब तक, 33 बीसीई तक, 33। लेकिन 10 साल के अंदर अंदर इन्होंने काम तो खैर किए, जैसे कि इन्होंने जूलियस सीजर की हत्या का बदला ले लिया, दुश्मनों को मार भगाया, तमाम चीजें। इसमें मार्क एंटनी का बड़ा रोल है। जूलियस सीजर जब आप कहानी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है मार्क एंटनी वो बहुत अच्छा वक्ता था, ओरेटर बहुत बढ़िया था। जो जनता जो है वो जूलियस सीजर के खिलाफ थी, ये सोच करके कि जूलियस सीजर काफी एम्बिशियस है, इसने अपना ऐसा भड़काऊ भाषण दिया था कि पूरी जनता इसके फेवर में हो गई, और जूलियस सीजर के हत्यारों का खुद ही घर जलाने लगी। तो इस तरीके से ये बहुत प्रभावशाली हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि आप के पास जैसे ही पावर नहीं होता है तो आप कितनी भी एकता बना लो, लेकिन जब पावर आ जाती है तो आपस में खटपट शुरू हो जाती है। 10 साल के अंदर इन तीनों में आपस में जेलसी और वायलेंस बढ़ गया। ऑक्टेवियस ने लिपिडस को इतना टॉर्चर किया कि लिपिडस ने खुद रिटायरमेंट लिख दिया, अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट, कि भैया तुम लोग देख लो, हमसे नहीं होगा, हम छोड़ रहे हैं। तो लिपिडस सीन से गायब हो गया 10 साल के अंदर। अब बचे कौन, दो, ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी। दोनों एक दूसरे के बड़े दुश्मन बन गए, और कहते हैं कि ये दुश्मनी का एक जो बड़ा कारण था वो क्लियोपेट्रा भी थी। क्योंकि क्लियोपेट्रा सीजर से शादी जरूर हो गई थी, लेकिन क्लियोपेट्रा बहुत छोटी उम्र की थी, सीजर काफी बड़ा था, तो सीजर मर गया। सीजर के मरने के बाद फिर मार्क एंटनी जो था वो क्लियोपेट्रा से प्रेम करने लगा, और इधर ऑक्टेवियन वो खुद क्लियोपेट्रा से शादी करना चाहता था। तो उस एक लड़की के चक्कर में ये दोनों मर गए, मतलब दोनों एक दूसरे को मारना शुरू किए, लड़ाइयां होने लगी। एक तो ये कारण था, इसके अलावा भी कारण थे, पॉलिटिकल राइवलरी तो इनकी थी ही। सो जो है उस दौर में रोम की जो सबसे बड़ी दुश्मन थी वो अनाटोलिया यानी सीरिया और इराक वाला इलाका था। तो वहां पर मार्क एंटनी अपनी सेना लेके जाता है, और वहां पर उसकी मुलाकात क्लियोपेट्रा से होती है, जो इजिप्ट की महारानी थी। ही फेल इन लव विद हर, और उसके बाद एंटनी जो है वो इजिप्ट चला जाता है। जब एंटनी इजिप्ट चला जाता है क्लियोपेट्रा के पीछे पीछे, तो अब रोम में अकेले ऑक्टेवियन बचा। इस बात को ऑक्टेवियस ने अपने फेवर में बहुत कैश कराया। ऑक्टेवियन अक्यूज्ड एंटनी ऑफ प्लॉटिंग टू रूल रोम फ्रॉम इजिप्ट, और ऑक्टेवियन ने ये फैलाना शुरू किया कि अब रोम का शासन एंटनी इजिप्ट से करेगा, इस वजह से हम उसके खिलाफ जा रहे हैं ताकि रोम का शासन रोम से हो। ठीक है। अब ऑक्टेवियन ने ऐसे में क्या किया, ही डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। दोनों की सेनाओं को एक साथ उसने हराया। कौन से युद्ध में, ये युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। एक्टियम का वॉर हुआ था 31 बीसीई में, और इसमें एंटनी और क्लियोपेट्रा हारे थे। कहते हैं बाद में दोनों ने ही सुसाइड कर लिया, एक ने जहर खा करके मर गया, और दूसरा कहते हैं कि वो जो कंघी होती है ना उसमें जहर लगा करके और बाल बनाते बनाते मर गई। व्हाटएवर कहानी जो भी हो, बट एंटनी क्लियोपेट्रा बोथ कमिटेड सुसाइड। इन दोनों के मरने के बाद अब ऑक्टेवियस अकेला बचा, अनचैलेंज्ड रूलर ऑफ रोम। 2 साल 2.5 साल उसने शासन किया, और उसके बाद सीनेट ने उसे बाकायदा एम्परर बना दिया 27 BCE, and he was renamed as Augustus finally became the emperor of Rome. So this is all for today. We'll meet you again tomorrow on the same channel, same episode. Till then, have a nice day.